वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस। तो वर्क एथिक्स क्या होता है? वर्क एथिक्स बेसिकली आपके जो बिलीव हैं, जो आपका टोटल जो आपके हार्डवर्क और डिलीजेंस को डिसाइड करता है। आपको उससे क्या मॉरल बेनिफिट्स होंगे, क्या इनहेरेंट एबिलिटीज़ हैं आपकी, और आपके ओवरऑल क्या वैल्यूज़ हैं जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके वर्क एथिक्स का एक तरह से पार्ट हैं। अच्छे वर्क एथिक्स के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक तो गोल ओरिएंटेड, मतलब लक्ष्य को निर्धारित करके अपने एक्शंस को लेना, फोकस को प्रायोरिटाइज करना, हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल या रिलायबल बने रहना, कॉन्शियसनेस के साथ काम करना, मतलब टास्क को अच्छे से करना, विजिलेंट तरीके से करना और ऑर्गेनाइज तरीके से करना, रिवॉर्डिंग रूटीन सिस्टम बनाना, मतलब कोई काम अगर कोई अच्छा कर रहा है आपका एम्प्लॉय तो उसको रिवॉर्ड देना, आपके नीचे हो अगर कोई है तो। ठीक है, अपने पॉजिटिविज्म को एम्ब्रेस करना, यानी उसको और बेहतर करना। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप ये देखिए, चैप्टर का नाम है जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल डी चैप्टर 4 यानी वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस। इसके पास सिर्फ एक चैप्टर और बचा हमारा ये मॉड्यूल, और ये ये पूरा जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, मतलब पेपर 2 खत्म हो जाएगा। समथिंग बिगर देन द सेल्फ। वर्क एथिक्स के लिए कहा गया है कि आपको अपने ओवरऑल लाइफ के पर्पस के बारे में सोचना है, जो आपसे भी बड़ा है उसके बारे में सोचना है। कुछ हायरार्की बताई गई है कि कैसे आपके वर्क एथिक्स, एक जैसे सबसे पहले आप अपने बारे में सोचते हो, फिर अपने परिवार के बारे में सोचते हो, फिर अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हो, फिर रिलीजन के बारे में सोचते हो, फिर सोसाइटी के ओवरऑल समाज के बारे में सोचते हो, लास्ट में ग्लोबल कॉजेस जैसे कि पीस, ह्यूमन राइट्स, शांति हो गई, एनवायरनमेंट, प्रकृति, इन सब के बारे में सोचते हो। एथिकल बिहेवियर्स वर्क प्लेस पे क्या क्या होते हैं और उनको कैसे क्या बेनिफिट होते हैं? अगर आप वर्क प्लेस पे एथिकली बिहेव करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है? एक तो असेट की प्रोटेक्शन होता है, अश्योरेंस होता है, मतलब बैंक के केस में बात करी जाती है। आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टीम वर्क डेवलप होता है, पब्लिक इमेज बढ़ती है, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है, आप चेंजेस को लेकर बेहतर तरीके से अडेप्टिव हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, आपका वर्क इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ट्रबल फ्री हो जाता है, कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आती, लीगल इश्यूज बहुत कम होते हैं, और ओवरऑल आप नई मतलब जो सफलता है उसको प्राप्त करते हैं। रिकग्नाइजिंग एथिकल वर्क प्लेसेस, मतलब किसी प्लेस पर, किसी वर्क प्लेस पर एथिकल प्रैक्टिस फॉलो हो रही है कि नहीं, वो कैसे रिकग्नाइज करोगे? एक तो हर एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर का एथिकल मतलब रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो मतलब एथिकली वो वर्क प्लेस अच्छी है। जो इंप्लॉयज़ हैं उनको बिजनेस प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर को दे रहे हैं वो एथिकली करेक्ट होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये नहीं कस्टमर आया आपसे पूछने कि भैया फॉर्म हमको अकाउंट खुलवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे ना, आपने कुछ भी गलत सलत बता दिया। नहीं, आपको सही बताने हैं कि ओवीडी है, कौन कौन सा ओवीडी वैलिड है, क्या हो सकता है, स्मॉल केवाईसी क्या है, इसको इन्फॉर्मेशन देनी, दैट इज पार्ट ऑफ एथिक्स। ठीक है, आपको अपने जो भी प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ स्ट्रिक्टली एडहेयर रहना है। कोई भी प्रोफेशन जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट तो देखना है, लेकिन किसी को धोखा नहीं देना है। अपनी बॉडी लैंग्वेज आपको एक्सेप्टेबल रखनी है, अपना जो आप ओवरऑल मतलब जो कपड़े वपड़े पहने हैं वो आपको उसके अपने काम के हिसाब से रखने हैं, और अपने को एम्प्लॉयज़ के साथ भी अप्रोप्रिएट बिहेव करना है। अनएथिकल बिहेवियर क्या होते हैं, उनके क्या रीजंस होते हैं, उनकी क्या रेमेडीज है? कुछ अनएथिकल बिहेवियर्स के एग्जांपल दें, जैसे कि एथिकल मैनुअल का अवेलेबल ना होना, फियर ऑफ एक्शन का, कि मतलब किसी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है इसका डर ना होना, कोई अनरियलिस्टिक टारगेट, आपसे कहा गया कि भाई आपको एक महीने में 500 करोड़ का लोन कर देना, और आपकी ब्रांच है छोटी सी 5 करोड़ वाली, तो वो क्या हो गया? अनरियलिस्टिक टारगेट्स हो गए। ठीक है, कोई इंप्लॉइज पे अपने गलत इन्फ्लुएंस डालना, कोई भी ऐसी लीडरशिप जो कि मतलब सिद्धांतों के हिसाब से गलत हो, और जो ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके टारगेट्स को पूरा करना जो कि गलत है। ठीक है, जो मीन्स अप्रिशिएट नहीं किया जाते हैं। क्या रेमेडी है इसकी, इससे बचने का तरीका क्या है? एक तो एथिकल मैनुअल डेवलप करना चाहिए। एथिक्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्वर्सेशन करना, जैसे मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में बातें करें इस तरह की कि भाई ब्राइब लेना गलत है, या उसके साथ वो गलत हुआ था तो हमको भी नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर ये भावना आएगी कि ब्राइब्स इज नॉट द राइट थिंग। अनएथिकल बिहेवियर कोई करता है तो उसको जड़ से ही खत्म करना चाहिए। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट अगर अच्छा बिहेवियर करेगा तो जो मिडिल और लोअर मैनेजमेंट है वो भी उसको फॉलो अप कर सकता है। ठीक है, रिवॉर्ड्स है, कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, उसको एथिकल बिहेवियर के लिए उसको प्रशंसा करनी चाहिए, फिर चाहे वो इंसेंटिवाइज करके दो या चाहे वो आप किसी और तरह से कैश अकाउंट कैसे भी करके दो उसको। ठीक है, आपको कोई अपना किसी का कोई काउंटर व्यू पॉइंट है तो उसको भी एनकरेज करना चाहिए, और ओवरऑल किसी भी मतलब आपको जो रेपुटेशन है उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि रिजल्ट्स की। ठीक है, कुछ सिचुएशन बताई गई हैं जिसमें कहा गया है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो, जैसे कि अपने ऑफिशियल ईमेल का गलत इस्तेमाल करना, अपने प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का गलत इस्तेमाल करना, पर्सनल हैबिट्स की वजह से, कि मतलब आपका लंच ब्रेक एक बार हुआ और आप बार बार सिगरेट पीने, दैट इज ऑल्सो अनएथिकल। डेटा लीकेज करना, ये सब अनएथिकल है। या फिर इसके अलावा आपका फ्रेंड्स या सोशल डिसीजन करने में फ्रेंड्स वगैरह को हेल्प करना। एथिक्स ऑफ द बैंकर के लिए कहा गया बैंकर कैन बी इवेल्युएटेड फॉर द एथिकल कमिटमेंट 3 स्टेज। बैंकर के 3 स्टेज में बताए गए एथिकल कमिटमेंट चेक हो सकते हैं। पहला इनिशियल स्टेज, फिर मिडिल मैनेजमेंट स्टेज और सीनियर मैनेजमेंट लेवल। इनिशियल स्टेज मतलब जब वो बैंक सेक्टर ज्वाइन करता है 5 से 7 साल के अंदर, मिडिल मैनेजमेंट मतलब 7 से 15 साल के अंदर, और सीनियर मैनेजमेंट मतलब 15 साल के बाद उसका ओवरऑल चेक करना।
फॉलोइंग सब द मेजर एथिकल क्वालिटीज एक्सपेक्टेड। कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं जो किसी भी बैंकर में होनी चाहिए एथिकल क्वालिटी, जैसे कि ऑनेस्टी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कस्टमर्स के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए उसको, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन और ड्यूटी माइंडेड मतलब काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। विसल ब्लोइंग इन बैंक। अप्रैल 21 2004 को सेंट्रल बिजनेस कमीशन की तरफ से एक ये गाइडलाइन आई जिसका नाम था डेजिग्नेटेड एजेंसीज बनाई गई, सीबीसी, सेंट्रल बिजनेस कमीशन को डेजिग्नेटेड एजेंसी बनाया गया कि कोई प्रकार करप्शन या भ्रष्टाचार के केस में वो एक्शन ले सकता है। विसल ब्लोइंग का मतलब ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक या कोई भी आ सकता है इसमें, ठीक है, जो भी आरबीआई से गवर्न हो रहा है वो सब इसमें आ जाएगा। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लेंट कर सकता है कि भाई ये हमसे ब्राइब मांग रहे हैं, फिर उसको वो हाथ पकड़ लेते हैं सीबीसी वाले, ठीक है। इस स्कीम के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी कंप्लेंट करेगा उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड रखा जाता है, लेकिन अगर वो फॉल्स कंप्लेंट निकलती है कि बाद में आपने अपने पर्सनल वेंजेंस के लिए ये किया है, तो फिर आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, जिसने वो कंप्लेंट करी है फिर उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। With this, we have come to end. I hope you like the session. Do like, share, and subscribe, and don't forget to comment. Thank you so much for your valuable time.